मेरा सवाल ईरान प्रोटेस्ट को लेकर है। नाइनटीन 79 में भी ऐसा ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसके वजह से शाह को गिरा के आयतुल्ला जैसे वो धार्मिक मोड़ ली और उनको लाया गया था। तो अब समय का जो पहिया है उसने अपना चक्र पूरा कर लिया है। अब जो वहाँ पर क्रांति चल रही है उसको बोला जा रहा है जेनजी रिवॉल्यूशन। तो 1951 में साइकोलॉजिकल टेस्ट करा था जो लेफ्ट विंग के लोग थे और जो राइट विंग के लोग थे, और उसने ये पाया कि ये लोग आइडियोलॉजिकली जितने विपरीत हैं साइकोलॉजिकली उतने सिमिलर हैं। जब भी कुछ गलत हो तो दोष दे दो कि बाहर वाला है। लोकेट द एनिमी आउटसाइड समवेयर, कि इट्स द कॉमन मैन्स अपराइजिंग। बस इतना है कि बाहरी व्यवस्था बदलती रहेगी तो आपके बाहरी मालिकों के नाम बदलते रहेंगे। कभी बहाना बन जाएगी डेमोक्रेसी और कभी बहाना बन जाएगा डिक्टेटरशिप। पर हमेशा आप ये बोलोगे हमारी हालत खराब इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है भारत में। फिर बोलोगे हमारी हालत खराब इसलिए है क्योंकि डिक्टेटरशिप है भारत में। कभी ये नहीं बोलोगे कि हमारी हालत खराब इसलिए है क्योंकि हम ही खराब हैं। प्रणाम आचार्य जी, मैं ऋतुपर्णा हूँ उड़ीसा से। मेरा सवाल ईरान प्रोटेस्ट को लेकर है। मैं हाल ही पढ़ रही थी उसके बारे में। हाल ही में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ईरान में, उसके वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है और मैंने ये भी पढ़ा कि 1979 में भी ऐसा ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसके वजह से शाह को गिरा के आयतुल्ला जैसे वो धार्मिक मोड़ ली और उनको लाया गया था। पर अभी ये देखा जा रहा है कि इसकी वजह से उनको विरोध किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि जो उस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिनको लाया गया था, अभी उनको विरोध में जा रहा है? उसका तो क्या तब आयतुल्ला से पहले ईरान काफ़ी हद तक समझ लो कि जिसको हम एक सेकुलर और लिबरल जगह कहेंगे वैसा था। आप अगर महिला हैं, ईरानी महिलाओं की तस्वीरों के बारे में गूगल करेंगी कि 60 के दशक में, 70 के दशक में, तो आप पाएंगी वो काफ़ी आधुनिक दिखती थी। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही थी, गाड़ियाँ चला रही थी। आपको ये सब सूचना भी मिल जाएगी, बाकायदा इनकी तस्वीरें भी मिल जाएंगी। हंस रही हैं, कोई ऐसे कपड़ों की या आचरण की कोई पाबंदी नहीं है, आपको सड़कों पे दिख जाएंगी, घूम रही हैं, टहल रही हैं, बाज़ारों में ख़रीद रही हैं, अपना जैसे एक कोई साधारण आदमी होता है आज़ाद, वैसे वो जी रही हैं। अब वो सब चल रहा था, लेकिन समस्याएं तो किसी भी देश के सामने आती ही हैं। तो समस्याएं सामने आई, उनका काफ़ी सारा संबंध तो विदेश नीति से ही था और कुछ उसका आर्थिक पहलू था, तेल और मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी, और कुछ उसमें मामला मनोवैज्ञानिक भी था कि जनता को ये लग रहा था कि हम तो जो विदेशी ताकतें हैं, खासकर जो ईसाई ताकतें हैं, उनके सामने घुटने टेके बैठे हैं। तो क्रांति हुई, ईरानियन रिवॉल्यूशन या इस्लामिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो उसमें शाह को, और ये साहब आ गए। अब उसके कितने साल बीत गए हैं? लगभग 50 साल। अब उसके 50 साल बीतने को हो रहे हैं, 46 हो गए, 46 साल। तो अब समय का जो पहिया है उसने अपना चक्र पूरा कर लिया है। अब जो वहाँ पर क्रांति चल रही है उसको बोला जा रहा है जेनजी रिवॉल्यूशन। अब और उसमें सब जवान लोग और लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी पिछले साल वहाँ पर हुआ था कि एक लड़की ने किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना हिजाब ही नहीं, अपने सब कपड़े वगैरह उतार दिए थे। उसकी तस्वीर काफ़ी वायरल वगैरह हुई थी। उससे पहले क्या नाम था उस लड़की का जिसकी मौत ही हो गई थी प्रोटेस्ट्स में? अरे नाम क्यों याद नहीं आ रहा। हाँ, और उसको ले जा रहे थे पुलिस वाले और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी।
तो उसको लेकर के खूब चला था। तो ये भी पिछले 2-4 साल से ये चल रहा है। और अब इसमें भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी जो इज़राइल और गाज़ा वाला खेल था, उसमें पिछले साल ईरान भी लपेटे में आ गया था। तो उसकी वजह से जो वहाँ की इस्लामी हुकूमत है वो कमज़ोर हो गई है। लगभग यहाँ तक हालत आ गई थी कि अमेरिका बम वर्षा करके तुम्हारे प्रमुख को मार ही डालेगा। तो जब ये देखा जाता है ना कि हमारा ये हेड बने बैठे हैं और देखो इनकी तो इतनी बेइज्जती हो रही है, खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो जो भीतर आंतरिक विद्रोही ताकतें होती हैं, डिसेंटिंग फोर्सेस, उनको बल मिलता है, तो अब वो इनको गिराना चाहती हैं। तो ये ऐसे पूरा पहिया घूम रहा है और ये सोचा जा रहा है कि लिबरल सेकुलर होने से हट करके अब हम जब कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक हुए तब समाधान मिल जाएगा, और उससे वापस घूम करके अब हम फिर से लिबरल सेकुलर हो जाएंगे तब समाधान मिल जाएगा। ये एक तरह से माया का चक्र है, जहाँ पर हम देखना नहीं चाहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंजर्वेटिव हो कि लिबरल हो, कि आप रिलीजियस हो, ऑर्थोडॉक्स हो कि सेकुलर हो, जब तक मूल अज्ञान बाकी है तब तक आप बस बाहरी सिस्टम्स, बाहरी व्यवस्थाएं चेंज करते रह जाओगे। पहले कितना चला कि जब तक जनतंत्र नहीं आएगा तब तक दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अब न जाने कितने देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, ये ज़ोर शोर से कहा जा रहा है कि ये जनतंत्र हमारी समस्याओं का कारण है। दुनिया भर में आप पाओगे कि अभी लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अनुकूल हवा नहीं बह रही है, और इसी लोकतंत्र को दूसरे विश्व युद्ध के बाद माना गया था कि शांति की गारंटी होगा। वो सब उड़ गया। दुनिया में जहाँ जहाँ भी दक्षिण पंथ है, जो राइट विंग मूवमेंट्स है, जहाँ जहाँ चल रहे हैं, वहाँ वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर पड़ रहा है और जनता की सहमति से कमज़ोर पड़ रहा है। क्योंकि लोगों ने जैसे पहले माना था कि लोकतंत्र आएगा तो हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, वैसे ही अब जनता कह रही है कि हमारी समस्याओं का कारण लोकतंत्र है। माने कारण जब भी तलाशना है, कहाँ तलाशना है? बाहरी व्यवस्था में तलाशना है। मनुष्य ये मानने को ही नहीं तैयार है कि व्यवस्था आती रहेगी, जाती रहेगी, उसकी समस्या का मूल कारण उसके भीतर है। तो बाहरी व्यवस्था बदलने से कुछ समय के लिए कुछ राहत मिल सकती है, पर कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आने वाला। बात आ रही है समझ में? जिन देशों में सबसे ज्यादा ताकत सेंट्रलाइज्ड थी, उन देशों में सबसे पहले क्रांतियां हुई, और क्रांतियां होने के बाद अक्सर देखा गया कि ताकत दोबारा सेंट्रलाइज हो गई। आज आप इतिहास पे जाकर देखो तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि जार ने ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रखा था या स्टालिन ने रूस में। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो कौन सा टेस्ट है, अभी वो पायनियर वाले आर्टिकल में उसका मैंने नाम भी लिखा हुआ था। 1951 में ब्रिटिश बंदा था, उसने एक टेस्ट करा था, क्या नाम था, हेंसेक क्या कुछ नाम था। तो उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट करा था जो लेफ्ट विंग के लोग थे और जो राइट विंग के लोग थे, और उसने ये पाया कि ये लोग आइडियोलॉजिकली जितने विपरीत हैं, साइकोलॉजिकली उतने सिमिलर हैं। दोनों में ही कॉमन टेंडेंसी है, राइट विंग और लेफ्ट विंग साइकोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में कॉमन टेंडेंसी है किसी बाहर वाले को दोष देने की। जब भी कुछ गलत हो तो दोष दे दो कि बाहर वाला है। लोकेट द एनिमी आउटसाइड समवेयर। दोनों में ही टेंडेंसी है ट्रुथ को बिलोंगिंग से डिफाइन करने की। वो जो भी हमारे पक्ष से खड़ा है वो सच ही बोल रहा है, और जो हमारे पक्ष से नहीं खड़ा है, जो हमें नहीं बिलोंग करता, वो झूठ बोल रहा होगा। और दोनों में ही ये भी टेंडेंसी है कि वो सत्ता के सामने खूब झुकते हैं। आप देखो तो जहां कहा गया कि आम आदमी को ताकत मिलनी चाहिए, लेट द कॉमन मैन राइज, वहां सबसे ज्यादा डिक्टेटर्स पैदा हुए। आप स्टालिन को ले लो, आप माओ को ले लो, आप दक्षिण कोरिया को ले लो, आप पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों को ले लो, आप अफ्रीका को ले लो। यहाँ
देखो किस आधार पर तानाशाह खड़े हुए। कहा गया कि इट्स द कॉमन मैन्स अपराइजिंग। बात हुई थी कि देखो ये जितने सेठ होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, बड़ी गड़बड़ करते हैं, इन्होंने आम आदमी का पैसा हड़प रखा है, तो अब हम क्रांति करेंगे और सत्ता आम आदमी को सौंप देंगे। और इन सब देशों में सत्ता किसी तानाशाह के हाथ में चली गई। दुनिया में यही चलता रहेगा जब तक हम नहीं देखेंगे कि हमारी वृत्ति ही हिंसा की है, अज्ञान की है। अहंकार जहां रहेगा वहां सत्ता का खेल ही खेलेगा। वहां आप बाहरी व्यवस्थाएं कितनी भी बदलते रह जाओ, हिंसा का, दमन का चक्र चलता ही रहेगा। बस इतना है कि बाहरी व्यवस्था बदलती रहेगी तो आपके बाहरी मालिकों के नाम बदलते रहेंगे, और अपनी खराब हालत के लिए आप जिनको दोष देना चाहते हो, बहाना बनाना चाहते हो, उन बहानों के नाम बदलते रहेंगे। कभी बहाना बन जाएगी डेमोक्रेसी और कभी बहाना बन जाएगा डिक्टेटरशिप। पर हमेशा आप ये बोलोगे हमारी हालत खराब इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है भारत में। फिर बोलोगे हमारी हालत खराब इसलिए है क्योंकि डिक्टेटरशिप है भारत में। कभी ये नहीं बोलोगे कि हमारी हालत खराब इसलिए है क्योंकि हम ही खराब हैं। तो ईरान में भी अब यही चल रहा है, पूरा एक चक्र चल रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि जो इस्लामिक व्यवस्था है वो गिर जाए, हो सकता है, पर क्या उससे कोई मूलभूत अंतर पड़ेगा ईरानियों की जिंदगी में? मुझे संदेह है।